अव्यान सहस्त्रा के बहुत ही ज्यादा करीब था। सहस्त्रा अव्यान के नजरों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी, जिस वजह से उसकी धड़कनें बस बढ़ते ही जा रही थी। दोनों की नजरें आपस में मिली हुई हैं। सहस्त्रा को अव्यान के बोलने का इंतजार था, पर तभी दरवाजे पर नॉक होती है। अव्यान एक नजर दरवाजे को देखकर वॉशरूम चला जाता है। सहस्त्रा आज भी अव्यान की आवाज नहीं सुन पाई, जिस वजह से उसका मुंह बन गया। सहस्त्रा वॉशरूम की ओर देख मुंह बनाकर कहती है, अजीब है ये भी, इतने करीब आने से अच्छा दूर रहकर ही कुछ बोल देते। मुझे तो लगता है जरूर इन्होंने न बोलने की हायर डिग्री ले रखी है। पता नहीं मुझे अपने ही पति की आवाज कब सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलते हुए सहस्त्रा आगे बढ़कर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर आव्या थी, वह जल्दी से अंदर आकर अव्यान को ढूंढने लगती है। सहस्त्रा उसे अव्यान को यूं ढूंढता पाकर कहती है, जी वो वॉशरूम गए हैं। आव्या वॉशरूम को देखते हुए परेशान लफ्जों में पूछती है, भाई को कहीं दर्द तो नहीं है ना? आपको उन्होंने बताया? बोलते ही आव्या सहस्त्रा को देखती है। सहस्त्रा नमे सिर हिला देती है। कुछ देर बाद अव्यान नहाकर बाहर आता है। आव्या और सहस्त्रा दोनों अव्यान को शोवलिया देखकर गुस्से से घूरने लगती हैं। आव्या अव्यान पर गुस्सा करते हुए कहती है, भाई आपसे किसने कहा था शोव लेने को? सारी चोटों को आपने भींगा दिया। आपको पता है इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? आव्या बस इतना ही बोलती है कि सहस्त्रा बीच में कहती है, इन्हें पता कैसे होगा? बस इन्हें तो अपनी जिन पर अड़ना आता है। एक दिन नहीं नहाते तो क्या ही बिगड़ जाता। बहन और वाइफ मिलकर आज बुरी तरह से अव्यान को डांट रहे थे। सहस्त्रा को अव्यान का उसके चोटों को बढ़ावा देने पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वह गुस्से में बस अव्यान पर भड़क रही थी। वहीं आव्या भी अव्यान पर भड़ास निकाल रही थी। अव्यान दोनों को घूरता है और जब दोनों बिल्कुल चुप नहीं होते तो अव्यान हार मानकर कमरे से निकलने लगता है। वह निकलता उससे पहले आव्या और सहस्त्रा दोनों ही अव्यान को पकड़ लेते हैं। एक हाथ सहस्त्रा ने पकड़ा तो वही दूसरा हाथ आव्या ने। अव्यान दोनों को देखता है। दोनों गुस्से से उसे ही देख रहे थे। दोनों एक साथ कहती हैं, अब कहाँ जा रहे हैं आप? अव्यान बेचारा फ्रस्ट्रेट हो चुका दोनों की डांट सुन सुनकर। अव्यान दोनों का हाथ पकड़े खींचते हुए कमरे के बाहर निकलता है और उन दोनों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। सहस्त्रा और आव्या दोनों मुंह खोले दरवाजे को देखते हैं। सहस्त्रा के मुंह से एकदम से निकलता है, कितने खड़ूस है ये। वही दोनों को देखकर ध्रुवंश, जो कब से उनको ही देख रहा था, वह हंसने लगता है। ध्रुवंश हंसते हुए कहता है, एक हुआ दो पर भारी। ध्रुवंश की बात सुनकर आव्या और सहस्त्रा ध्रुवंश को घूरने लगते हैं। ध्रुवंश खुद को खतरे में समझ अपनी हंसी रोक लेता है। फिर लगता है मुझे कुछ काम था, बोलकर ध्रुवंश वहां से भाग जाता है। सहस्त्रा और आव्या दरवाजे को देखते फिर एक दूसरे को देख वहां से चले जाते हैं। एयरपोर्ट। विनी कार में गेट के पास बाहर मुंह किए बैठी थी और उसके पास धीरज कार के गेट को पकड़ झुका हुआ था। विनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या तुम भी पटना तक आ गए? और अब बोलते ही वह नाराजगी से धीरज को देखने लगती है। धीरज झुककर विनी के माथे पर किस करके कहता है, माय लाइफ, मैं मीटिंग के बाद जाऊंगा न तुम्हारे पास। अब नाराजगी थूक भी दो। धीरज इतना बोलते ही विनी के गाल पर किस करता है। विनी अपने गाल पर हाथ रखे उसे घूरते हुए कहती है, ये क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम इस वक्त कहाँ पर हैं? धीरज मुस्कुराते विनी के होठों को देखते हुए कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कहाँ पर हैं? हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हम कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। बोलते ही धीरज आई विंक करता है। ये देख विनी शर्म से नजरें झुका लेती है। विनी को शर्माता देख धीरज टीज करते हुए कहता है, पता है तुम सुहागरात में भी ऐसे ही शर्मा रही थी, पर जब हमने वो सब स्टॉप किया फिर तो तुम्हारी शर्माहट तो छू मंतर सी हो गई। विनी का गाल अब शर्म से और भी ज्यादा लाल हो जाता है, पर वह थोड़ा गुस्सा दिखाए धीरज के सीने पर मारते हुए कहती है, बिल्कुल बेशर्म हो तुम। तुमसे न मैं बात ही नहीं करूंगी, अब जाओ यहाँ से। धीरज हंसते हुए विनी का हाथ पकड़ता है, फिर कहता है, मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ओके, ध्यान से जाना। इतना बोलते ही धीरज विनी के माथे को चूमता फिर बाय बोलकर चला जाता है। विनी उसे मुस्कुराकर जाता हुआ देखती रहती है। विनी भी अब ड्राइवर को कार चलाने का बोलती है। सहस्त्रा अव्यान के सारे लंच को रेडी करके प्लेट पर सर्व करती है। चोटों की वजह से अव्यान ऑफिस नहीं गया था और जा भी तो नहीं सकता था। अगर जाता तो उसे सहस्त्रा और आव्या की पता नहीं कितनी डांट सुननी पड़ती। आव्या हॉस्पिटल जा चुकी थी। सहस्त्रा एक बड़े से ट्रे को उठाकर जाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की डोर बेल बजती है। सहस्त्रा हॉल पर चारों ओर नजर घुमाए देखती है, जहां कोई नहीं था। सहस्त्रा एक नजर दरवाजे को देखती है, तभी फिर एक बार डोर बेल बजती है। सहस्त्रा ट्रे को टेबल पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। दरवाजे के पास पहुंचते ही वह दरवाजा खोलती है।
सामने विनी खड़ी थी। विनी सहस्त्रा को देखते ही उसके गले लग जाती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, कैसी हो भाभी। सहस्त्रा ने ज्यादा विनी के साथ वक्त नहीं बिताई थी, जिस वजह से वह ज्यादा विनी के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाई थी। पर फिर भी विनी ने सहस्त्रा के शादी वाले दिन से ही उसके साथ काफी ज्यादा अच्छा बिहेव किया था, जिससे सहस्त्रा को विनी के साथ कंफर्टेबल लगता है। सहस्त्रा भी धीरे से विनी के पीठ पर हाथ रखे कहती हैं, ठीक हूँ। विनी सहस्त्रा से अलग होकर अंदर देखते हुए कहती हैं, बाकी सब कहाँ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। बोलते ही विनी हॉल पर आ जाती है। सहस्त्रा भी चारों ओर देखती है, फिर कहती है, विक्रम अंकल तो ऑफिस गए हैं, दर्श अंकल अपने घर गए हैं। और सहस्त्रा इससे आगे कुछ बोलती तभी विनी की आवाज आती है, विक्रम अंकल। बोलते ही विनी सहस्त्रा को देखती है, फिर कहती है, भाभी आप डैडा को डैड या पापा बुला सकती हैं। सहस्त्रा विनी को देखती है क्योंकि उसे जहां तक बताया गया था काव्या मतलब अव्यान की मां का हस्बैंड आदित्य है, न कि विक्रम। और वैसे भी अव्यान, ध्रुवंश और आव्या में से कोई विक्रम को पापा कहकर नहीं बुलाते, तो सहस्त्रा को समझ नहीं आया तो वह विक्रम को अंकल बुलाना ही सही समझती है। पर विनी को यह नहीं पता था, इसलिए सहस्त्रा हाँ में सिर हिला देती है। विनी बोरियत से चारों ओर देखती है, फिर बैग को सोफे पर रखते हुए कहती है, मतलब घर पर कोई नहीं है, चलो ठीक है मैं मम्मा से मिलकर आती हूँ। विनी इतना बोलते ही आगे बढ़ जाती है। सहस्त्रा विनी के अचानक ये बोलने से समझ ही नहीं पाती कि वह क्या करे। विनी सीढ़ियों पर चलती जा रही थी। सहस्त्रा उसे रोकना तो चाहती थी, पर वह समझ ही नहीं पाती कि वह उसे कैसे रोके। जब सहस्त्रा को बिल्कुल समझ नहीं आता तो वह जल्दी से अव्यान के कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा अव्यान के कमरे में जाकर देखती है तो अव्यान को बैठा हुआ पाती है। सहस्त्रा अव्यान के पास जाकर कहती है, वो आपकी दीदी आई है, वो आपकी माँ से। वह इतना ही कहती है कि अव्यान तुरंत उठता है। वह अपने दर्दों को भूलकर तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। सहस्त्रा अव्यान को देखते हुए उसके पीछे चली जाती है, क्योंकि अव्यान को अपने तेज कदमों की वजह से सिर पर दर्द हो रहा था, जिससे उसने अपने सिर को पकड़ लिया था, जो सहस्त्रा देख पा रही थी। अव्यान सीढ़ियों पर हल्का लड़खड़ा जाता है। सहस्त्रा अव्यान को संभालने के लिए दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है, पर तब तक अव्यान खुद को संभाल लेता और अपने कदम बढ़ाने लगता। अव्यान ऊपर जाते ही काव्या के कमरे के कुछ दूरी पर एकदम से रुक जाता है। सहस्त्रा भी अव्यान के थोड़े पीछे रुककर सामने देखती है, जहां विनी कमरे के अंदर देख रही थी। अव्यान विनी को कमरे के अंदर देखता पाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। विनी अंदर जाने वाली होती है कि उसकी नजर अचानक अव्यान पर चली जाती है। अव्यान के शरीर पर बैंडेज देखकर विनी लगभग दौड़ते हुए अव्यान के पास जाती है और घबराते हुए कहती है, भाई ये सब क्या हुआ आपको, और किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। बोलते हुए विनी की नजर सहस्त्रा पर जाती है, जो उसे ही देख रही थी। विनी सहस्त्रा को देखकर, और आपने भी क्यों नहीं बताया। विनी बहुत ज्यादा परेशान होती है और अव्यान को लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अव्यान सहस्त्रा को देखता हुआ काव्या के कमरे की ओर इशारा करता है। सहस्त्रा अव्यान के इशारों को समझकर जल्दी से काव्या के कमरे की ओर बढ़ जाती है। कमरे में पहुंचकर देखती है तो आदित्य इस वक्त वॉशरूम से बाहर आ रहा था। मतलब ये था कि विनी ने बस काव्या को देखा था, न कि आदित्य को। सहस्त्रा दोनों को देखकर दरवाजा बंद कर देती है। हॉस्पिटल में आव्या अपने हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की ओर गई थी, जहां आदित्य और काव्या का इलाज के लिए डॉक्टर को अपॉइंट किया गया था। आव्या सारी रिपोर्ट को डॉक्टर के पास जमा करने आई थी। आव्या रिपोर्ट को जमा करने के बाद लिफ्ट की ओर बढ़ती है। आव्या एक बटन प्रेस करके लिफ्ट के आने का इंतजार करते हुए टाइम देखती है। कुछ ही पल में लिफ्ट खुलता है। अंदर रुद्र बिना भाव के खड़ा फोन पर कुछ कर रहा था। उसे देखते ही आव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह रुद्र को देखते हुए मन ही मन कहती है, अजीब है, मैं जहां जाती हूँ इसका तो मिलना ही है। बोलते ही आव्या लिफ्ट के अंदर बढ़ती है और एक बटन प्रेस करती है। रुद्र अब भी फोन में घुसा हुआ था, वह आव्या को बिल्कुल नहीं देख रहा था। आव्या इधर उधर देखते हुए हल्का गुनगुनाने लगती है। सच में उसे इस वक्त रुद्र से बात करने का मन कर रहा था। आव्या इधर उधर घूमती है, फिर रुद्र को देखती है, जो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। आव्या लिफ्ट से सटकर रुद्र को देखते हुए आखिर में कह देती है, तुम क्या मेरी परछाई हो जो हर वक्त मेरे पास ही होते हो। रुद्र आव्या के ये बोलने पर चुपचाप ही खड़ा रहता है, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। आव्या उसके न बोलने पर आगे बढ़कर उसका फोन उससे छीन लेती है। रुद्र पॉकेट से और एक फोन निकालकर देखने लगता है। आव्या वह फोन भी उससे छीन लेती है। रुद्र फिर भी आव्या को नहीं देखता। आव्या नीचे से झांकते हुए रुद्र को देखते हुए कहती है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम मुझसे नाराज हो। रुद्र अब दूसरी ओर देखने लगता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आव्या उसे खुद को इग्नोर करता देख कहती है, देखो मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि तुम मुझे इफेक्ट कर रहे थे। और आव्या रुद्र को क्या बता रही है उसे खुद समझ नहीं आ रहा है। वह अपने अंदर की फीलिंग को रुद्र के सामने बता रही थी।
रुद्र अब भी उसे नहीं देखता है, वह पूरी तरह से आव्या को इग्नोर कर रहा था। आव्या उसे ऐसा चुपचाप देख नहीं पा रही थी। उसे रुद्र की आवाज सुननी थी और रुद्र उसे इसके लिए तड़पा रहा था। चाहे जो भी था, लेकिन आव्या को रुद्र की आदत सी लग गई थी। आव्या उसके दोनों फोन को उसके पॉकेट में रखती है और कहती है, तुम्हें बात नहीं करनी न, फाइन, मैं भी तुमसे नहीं कर रही। देखना, अगर तुम्हें जब मुझसे बात करने का मन करेगा न, तब भी नहीं करूंगी। बोलते ही आव्या उसकी ओर पीठ करती है, फिर हाथ बांधे मुंह फुलाए खड़ी हो जाती है। रुद्र फिर से अपना फोन निकाल कर देखने लगता है। आव्या बड़बड़ाते हुए कहती है, एक तो पहले आदत लगवाया, अगर इतना ही बात नहीं करना था तो मुझसे मिला ही क्यों? एक साथ कॉफी क्यों पी? लॉन्ग ड्राइव पर क्यों गया और मुझे किस क्यों? बोलते ही आव्या को वो किस याद आती है। याद आते ही आव्या के हाथ उसके होठों पर चली जाती हैं। एक दिन पार हो गए थे, पर उसे याद ही नहीं रहा कि रुद्र ने उसे किस किया था। आज अचानक ही आव्या के मुंह से निकल गया और जैसे ही निकला उसे वह किस सीन याद आने लगती है। आव्या अपने होंठ को छूते हुए उस सीन को याद करने लगी। आव्या के पूरे शरीर में एक सिरहन सी उठी, वह कांप सी उठी। उसकी पहली किस होने के बावजूद उसने ये गौर नहीं किया। आव्या उस पल में डूबी रही। वहीं आव्या के बड़बड़ाते सारी बातें रुद्र को सुनाई दे रही थी और वह अब एकटक आव्या को देख रहा था। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट: कल लैबोरेटरी गई थी तो लिख नहीं पाई। रात को देने को कहा था पर थकान की वजह से सो गई, जिससे दे नहीं पाई। कल बड़ा वाला चैप्टर दूंगी। आव्या को रुद्र का किस करना जैसे ही याद आता है, वह फिर एक बार रुद्र की मुरझाती है और कहती है, तुमने मुझे किस की? मेरी फर्स्ट किस चुरा ली तुमने? अब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपनी किस वापस चाहिए। बोलते ही आव्या रुद्र को घूरने लगती है। वहीं रुद्र अब भी आव्या पर ध्यान नहीं दे रहा था। आव्या रुद्र के ऐसे चुप रहने से फिर से कहती है, अब खंभे जैसे खड़े क्यों हो? मुझे अपनी किस वापस करो, वरना मैं खुद अपनी किस ले लूंगी। इतना बोलते ही आव्या अपने एड़ियों पर खड़ी होकर रुद्र के सीने पर हाथ रखती है और रुद्र के होठों पर अपने होठ रखने की कोशिश करती है, लेकिन आव्या के होंठ रुद्र के होठों से सट पाते उससे पहले रुद्र आव्या के मुंह पर हाथ रखता है और उसे देखने लगता है। आव्या की नजर भी रुद्र की आंखों में चली जाती है। इस दौरान दोनों के बीच खामोशी सी छा जाती है। दोनों अपने नजरों में कहीं गुम से होने लगते हैं। रुद्र आव्या के आंखों से होकर उसके मासूम चेहरे को देखता है। रुद्र ने अब तक आव्या के मुंह से हाथ नहीं हटाया था। आव्या भी रुद्र की आंखों से होकर उसके चेहरे को देखती है। रुद्र के चेहरे पर अब तक कोई भाव नहीं थे। कुछ पल बाद रुद्र अपना हाथ हटा लेता है, तभी लिफ्ट खुलती है। रुद्र आव्या के हाथों को अपने सीने से हटाता है, फिर बाहर जाने लगता है। आव्या रुद्र को जाता हुआ देखने लगती। रुद्र का यूं खामोश होकर जाना आव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आव्या लिफ्ट से निकलकर रुद्र को जाता देखते हुए खुद से कहती है, मेरी बातों को इसने ज्यादा ही सीरियस ले लिया है क्या? कहीं मैंने उसे हद तो नहीं कर दिया? जाकर सॉरी बोल दूं क्या? लेकिन मैं क्यों सॉरी बोलूं? बोलते ही आव्या रुद्र को एकटक देखने लगती है, जो अब काफी ज्यादा दूर जा चुका था। दिया सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, तभी डोर बेल बजती है। दिया डोर बेल की आवाज सुन दरवाजे की ओर देखती है, फिर आसपास देखती है। आसपास कोई भी सर्वेंट नहीं थी। ये देख दिया सोफे से उठती है और दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। दरवाजे के पास पहुंचते ही दिया दरवाजा खोलती है। दिया जैसे ही सामने खड़े इंसान को देखती है, उसे जैसे यकीन ही नहीं होता। सामने दर्श खड़ा था। दर्श दिया को देखते हुए कहता है, सिस, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गई? दर्श की आवाज से दिया, जो अब तक खोई हुई थी, उसका ध्यान एकदम से हट जाता है। दिया आगे बढ़कर तुरंत दर्श को गले लगा लेती है। उसके आंखों से आंसू भी बह जाते हैं। दिया सिसकते हुए कहती है, तुम जिंदा हो? मेरा भाई जिंदा है? दर्श दिया की पीठ को सहलाने लगता है। दिया दर्श से अलग होती है, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों से भरकर कहती है, कहाँ थे अब तक? जब जिंदा थी तो इतने दिन कहाँ थे? यहाँ क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है डैड कितना मिस करते हैं तुम्हें? दिया रुकी नहीं रही थी, वह बस बोलती जा रही थी, बोलते जा रही थी और बोलते ही जा रही थी। दर्श दिया के चेहरे पर अपने लिए फिर दिख रही थी। उसके लगातार बोलने से दर्श दिया के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, ओह सिस, आप इतनी बोलती हैं, आपकी बेटी आप पर बिल्कुल नहीं गई है। दर्श की बात सुन दिया रुक सी जाती है। वह असमंजस से दर्श को देखने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दर्श सहस्त्रा से मिल चुका है। दिया अपने भीगे पलकों से दर्श को देखते हुए कहती है, तुम मेरी बेटी से मिल चुके हो? कब और कैसे? बोलते हुए दिया दर्श के जवाब का इंतजार कर रही थी। दर्श अंदर देखते हुए कहता है, दरवाजे पर खड़े रहकर ही बात करने का इरादा है? चलिए न, अंदर चलकर बात करते हैं। ओह सॉरी, कहते हुए दिया दर्श के साथ अंदर चली जाती है। दिया जल्दी से देवेश और हिमांशु को कॉल करके घर बुलाती है। उसने ये नहीं बताया था कि दर्श आया है, उसने ये कहकर बुलाया कि उसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। दर्श चारों ओर घर को देखने लगता है। वक्त के साथ काफी कुछ बदल चुका था।
तस्वीरों पर फैमिली मेंबर बदल चुके थे। आज एक सच्चाई बाहर आनी थी जो कई सालों से दबी हुई थी। उसे बाहर निकालने वाला दर्श था। बेकसूर को गुनाहगार समझने की भूल आज समझ आने वाला था। परिवार के बर्बाद होने का कारण आज उभर कर आने वाला था। आपस की बेवजह की दुश्मनी खत्म होने वाली थी और असली दुश्मन का चेहरा सामने लाया आने वाला था, जो रुद्रांश का था। एक होटल रूम में रुद्रांश बैठा हुआ था। उसके सामने 3-4 लोग बैठे थे। उनमें से एक थोड़े गुस्से से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बेटा किंग बनेगा और माफिया वर्ल्ड पर राज करेगा। तुम्हारे भरोसे हमने माफिया वर्ल्ड में अपनी स्मगलिंग स्टार्ट की, लेकिन अब जो किंग है उसने हमारे सारे धंधे को बंद करके रखा हुआ है। वेपन और ड्रग्स के सिवाय हम कुछ भी स्मगलिंग नहीं कर पा रहे हैं। रुद्रांश सारी बातों को सुन रहा था और एक हाथ में गिलास पकड़े दूसरे हाथ से उस गिलास पर अपनी उंगली गोल गोल घुमा रहा था। रुद्रांश ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहता है, सो व्हाट, तुम लोगों ने उसे मारने की कोशिश नहीं की, उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो डी को मारने की कोशिश की थी पर वह बच निकला। पहले उस लड़की के द्वारा, फिर शादी होने से पहले। बोलते ही वह फिर ड्रिंक का फिर एक सिप लेता है। गलती हमारी नहीं है, बल्कि गलती सिर्फ तुम्हारे बेटे की है। गलती सिर्फ टाइगर की है। जंग जीतने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। टाइगर मैदान में उतरा तो था पर उसने कदम पीछे कर लिए। स्टूपिड फेलो। सामने बैठे आदमी में से यह बोल ही रहा था तभी गन सूट की आवाज आती है। तीनों उस आदमी को देखते हैं, फिर रुद्रांश को, जिसके हाथ में गन थी। रुद्रांश ने उस आदमी को मार दिया था। रुद्रांश उस आदमी को घूरते हुए बोलता है, मेरे टाइगर के बारे में बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? ही इज माई सोन, मेरे प्यार की निशानी है वो। रुद्रांश एकदम से चिल्ला उठता है। तीनों डर से रुद्रांश को देखते हैं। रुद्रांश आंखें बंद करता है तो तीनों जल्दी से उस आदमी की लाश को उठाकर चले जाते हैं। रुद्रांश की कुछ दूरी पर उसका असिस्टेंट जावेद खड़ा था। रुद्रांश आंखें बंद किए हुए अपने माथे को उंगली से रगड़ते हुए कहता है, जिस लड़की की वजह से टाइगर ने शादी करने से मना किया उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। मेरे सपने को उस लड़की ने एक झटके में खत्म कर दिया। उसे अब जीने का कोई हक नहीं है, मार दो उसे। बोलते ही रुद्रांश आंख खोलता है, फिर गिलास में वाइन डालने लगता है। जावेद हाँ में सिर हिला देता है। सक्सेना हाउस। धीरज मीटिंग के बाद ही विनी के पास आ गया था। विनी हॉल में बैठे कुछ लोगों को कंफ्यूज्ड होकर देख रही थी। विक्रम थोड़ा टेंशन में खड़ा था क्योंकि अव्यान ने कहा था कि वह विनी को सब कुछ सच बताने वाला है। विनी सौरभ, ध्रुव और आव्या को देखते हुए कहती है, डैडा ये लोग कौन है? धीरज अभी कमरे में आराम करने गया था क्योंकि उसे विनी ने ही कहा था। विक्रम सबको देखता है, फिर विनी को देखता है पर चुप ही रहता है क्योंकि इतने साल से जो झूठ वह विनी को बोलता आ रहा था उसकी वजह से वह विनी को जवाब देने के हालत में नहीं था। श्रेष्ठा अव्यान को देखती है जो चुप था, इसलिए वह खुद उठकर विनी के पास जाती है और विनी के हाथ को पकड़ लेती है। विनी कंफ्यूज्ड होकर श्रेष्ठा को देखती है। श्रेष्ठा विनी को देखते हुए कहती है, विनी हमने एक गलती की है, तुमसे एक सच्चाई छुपा कर रखी है। श्रेष्ठा के बोलते ही विनी एकदम से कहती है, कैसी सच्चाई? श्रेष्ठा विक्रम को देखती है जो अब सिर झुकाए खड़ा था। वह इस वक्त सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। श्रेष्ठा विनी को देखते हुए कहती है, जिसे तुम अपनी माँ समझती हो वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ मर चुकी है। जैसे ही विनी यह सुनती है उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विनी लड़खड़ा सी जाती है। श्रेष्ठा तुरंत उसे टाइटली पकड़ लेती है। विनी की आंखों में आंसू दिखने लगते हैं। वह भावुक होकर कहती है, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी मम्मा तो ऊपर कमरे में। वो बोलती ही कमरे की ओर देखती है। श्रेष्ठा तुरंत उससे कहती है, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हारी मासी है। तुम्हारी माँ नित्या और काव्या दोनों एक जैसे दिखती हैं। विनी को इन सब बातों को यकीन करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। विनी काव्या को माँ मानती है, वह अचानक ऐसे कैसे मान ले कि वह उसकी माँ नहीं है। विनी हल्का हंसते हुए कहती है, आप मजाक कर रही हैं न? विनी की हालत देख सबको ही बहुत बुरा लग रहा था। वही विनी की हालत देख अव्यान की नजर सहस्त्रा पर चली जाती है। अव्यान सहस्त्रा को देखते हुए कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था वो तो उसे ही पता था। विक्रम तो अब पीट करके खड़ा हो जाता है, उससे ये सब सुना नहीं जा रहा था। श्रेष्ठा विनी को ऐसा देख उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर लेकर जाने लगती है। ये देखकर सभी उठ जाते हैं। वह सब भी श्रेष्ठा और विनी के पीछे चलते हैं। श्रेष्ठा विनी को काव्या के कमरे के पास ले जाती और दरवाजा खोल देती है। सामने का नजारा देख विनी सॉफ्ट हो जाती है। अपने माँ को किसी और आदमी के साथ देखना किसी के लिए आसान नहीं होता। अंदर आदित्य इस वक्त काव्या के सिर को गोद में रखे सहला रहा था। काव्या की आंखें खुली हुई थी। विनी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले श्रेष्ठा कहती है, वहाँ जो बैठा है वो आदित्य सिंघानिया है और वह जो लेटी है वो उसकी वाइफ काव्या आदित्य सिंघानिया है। विनी आदित्य को गौर से देखती है। उसने इस चेहरे को पहले भी देखा था। धीरे धीरे विनी को आदित्य का चेहरा एकदम साफ दिखने लगता है। वो सारी चीजें साफ दिखने लगती हैं।
उसे आदित्य की बात भी सुनाई देने लगती है। आई एम सॉरी, अब से मैं तुम्हारी मम्मा को टच नहीं करूंगा। सीजन 1 का 169 चैप्टर में आदित्य ने यह विनी से कहा था। विनी यह सारी चीजें याद कर ही रही थी, तभी श्रेष्ठा विनी को अव्यान और आव्या की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये दो आदित्य और काव्या के जुड़वा बच्चे हैं, अव्यान और आव्या। तुम्हारा जो भाई था वो भी इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर विनी को फिर एक बार झटका लगता है। वह आज सच्चाई को जानकर टूट चुकी थी। विनी की आंखों में अब आंसू थे। श्रेष्ठा ये देख उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, सच्चाई तुम्हारे सामने कैसे लाएं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। पर तुम्हें सच्चाई जानने का हक था, इसलिए छुपा भी न सके। हमें गलत मत समझना विनी। श्रेष्ठा के इतना बोलते ही विनी पीछे होती है, फिर रोते हुए वहां से भागते हुए जाने लगती हैं। बिग सिस्टर बोलते हुए ध्रुवंश आगे बढ़ने लगता, पर श्रेष्ठा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती। ध्रुवंश मुड़कर कंफ्यूज्ड होकर श्रेष्ठा को देखता है तो श्रेष्ठा नमे सिर हिलाकर कहती है, अभी नहीं अंश, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। सभी लाचार सा भाव लिए खड़े थे क्योंकि विनी के दुख को अब कोई संभाल नहीं सकता था। विनी दौड़कर अपने कमरे में जाकर तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। बंद करने की आवाज से धीरज की नींद खुल जाती। वह मुड़कर विनी को देखता है। विनी की आंखों में आंसू देखकर धीरज जल्दी से उठकर उसकी ओर जाकर कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? विनी धीरज की आवाज सुनते ही तुरंत धीरज के गले लगकर रोने लगती है। सभी लोगों के दर्दों का इलाज सिर्फ एक होता है, वो है मोहब्बत। चाहे हम जितने भी दर्द में हो, लेकिन जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके सीने से लगते ही हमें एक राहत सी महसूस होती है। धीरज पूरी तरह से कंफ्यूज था। वह विनी के पीठ को सहलाते हुए कहता है, क्या किसी ने कुछ किया या कुछ कहा? देखो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बताऊं तो क्या हुआ? विनी बस धीरज के सीने से लगे हुए रोते रहती है। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। धीरज थोड़ा परेशान सा अब चुपचाप खड़ा होकर विनी के बालों को सहला रहा था। उसे समझ आ चुका था कि विनी बुरी तरह से टूटी हुई क्यों टूटी है, ये उसे भले न पता हो, पर इतना पता था वो टूटी हुई है जिसे उसे संभालना था। विक्रम कमरे के बाहर दीवार से सटे हुए आंखें बंद करके खड़ा था। उसे विनी के रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। पर फिर भी विक्रम उसकी तकलीफ को सुन रहा था। ध्रुव, श्रेष्ठा, सौरभ, सहस्त्रा, आव्या और ध्रुवंश कुछ दूरी पर खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। वह सब उनके पास नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था अब विक्रम और विनी को अकेलेपन की जरूरत है। रात का वक्त था। डाइनिंग टेबल पर एकदम शांति फैली हुई थी। विनी की आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी। वह खाना नहीं चाहती थी, पर फिर भी धीरज उसे जबरदस्ती लेकर आया था। सहस्त्रा और आव्या सभी को खाना सर्व कर रहे थे। खाना सर्व होते ही सब खाने लगते हैं। विनी चुपचाप बिना भाव के बैठी थी, वह खोई हुई थी। धीरज ये देखकर अपने हाथों से एक निवाला विनी की ओर बढ़ाते हुए कहता है, भूखे नहीं रहते, चलो कुछ खा लो। विनी सिर उठाकर धीरज को देखकर एकदम से कहती है, चलो वापस घर चलते हैं, मुझे मॉम डैड की याद आ रही है। ये सुनकर सबकी नजर विनी पर जा ठहरती है। धीरज के मॉम डैड विनी को अपनी बेटी जैसा प्यार देते हैं, जिस वजह से कम समय में ही विनी उनके बहुत क्लोज हो चुकी थी। विनी के ये बोलने से धीरज सबकी ओर देखता है, फिर विनी को देखते हुए कहता है, ठीक है चले जाएंगे, लेकिन सुबह तो होने दो। विनी धीरज का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं सुबह नहीं, मुझे अभी जाना है इसी वक्त। ये सुन सभी शॉक्ड हो जाते हैं। विनी घर को चारों ओर देखते हुए कहती है, इस घर में मुझे बहुत घुटन हो रही है, एक पल भी मुझे यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। वह घर जिसमें विनी बचपन से रहती आई है, उस घर में आज उसे घुटन हो रही है। ये सुनकर विक्रम को बहुत तकलीफ होती है। धीरज विनी को समझाने की कोशिश करने ही वाला था कि विक्रम एकदम से कहता है, धीरज ले जाओ प्रिंसेस को, मैं नहीं चाहता इन सब की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाए। विनी विक्रम को देखती है, तभी विक्रम अपनी जगह से उठकर जाने लगता है। रुक जाए अंकल, आवाज सुनते ही विक्रम के कदम रुक जाते हैं। सभी की नजर आव्या पर जाती है जिसने विक्रम को रोका था। आव्या अपनी जगह से उठकर विक्रम के पास जाकर खड़ी होती हैं और विनी को देखते हुए कहती हैं, दर्द सिर्फ आपका नहीं है, अगर अंकल ने आपसे झूठ कहा है तो उसमें उन्हें भी उतनी ही तकलीफ होती थी। अगर आपने आपकी माँ और भाई को खोया है तो अंकल ने भी अपनी वाइफ और बेटे को खोया है। अंकल ने ये सब जो किया था वो सिर्फ आपको खुश रखने के उद्देश्य से किया था, आपको माँ की कमी महसूस न हो इसलिए किया था। आपको अंदाजा भी है आपके आंसू से उन्हें कितनी तकलीफ होती है, और अभी जो आपने कहा इस घर में आपको घुटन हो रही है, ये सुनकर उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। आव्या की बात सुनकर विनी की नजर फिर से विक्रम पर चली जाती है। विक्रम अब तक पीट करके खड़ा था। आव्या फिर से कहती है, वाइफ और बेटा तो न रहे और अब आप भी अंकल से दूर होना चाहती हैं, जिनको आपके सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। आव्या के इतना बोलते ही विनी को रियलाइज होता है कि उसने अपने दर्द में विक्रम के दर्द को देखना ही भूल गई। विनी तुरंत चेयर से उठती है और पीछे से ही विक्रम को हक करके कहती है,
आई एम सॉरी डैड, अब कहते ही उसके और विक्रम दोनों की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। आव्या हल्की नम आंखों से दोनों को देखते हुए मुस्कुरा देती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।